नमस्ते, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कक्षा 11वीं का छात्र सत्यन हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सन 2047 कुछ ही समय बाद हमारे समक्ष आने जा रहा है। तो हमारे पूरे देश में जोड़ तोड़ से भारत को विकसित भारत बनाने के लिए बहुत ही कृतज्ञ व मेहनत से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे से विद्यालयों में बिल्ड मैराथन के तहत हम सबको ये टीम वर्क करने के लिए कहा गया, जिसमें से हमें अपने आइडियाज़ और उसमें कुछ सवालों का चयन करना था। और उसके तहत हमने जो अपने आइडियाज़ यहाँ लिए थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें जो करके हमें क्षमा करें। जैसे कि हम विकसित भारत बनाने के लिए, अगर हम किसी भी देश को विकसित देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, जो मूल बिंदु हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम जैसे जानते हैं कि जापान के एक बहुत बड़े संत ने खुद लिखा था कि अगर किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उसके पास 3 शक्तियों का आना अति आवश्यक है। जैसे कि धन की शक्ति, जैसे उसको उन्होंने कहा कि सोने की शक्ति अर्थात धन की शक्ति, तलवार की शक्ति अर्थात हथियारों की शक्ति, और आत्म में दर्पण की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति। अगर ये इन सब का भंडार तथा शक्ति हमारे पास है तो किसी भी राष्ट्र को विकसित करने के लिए ज़्यादा ही समय नहीं लगेगा। जैसे हम इतिहास में भी देखते हैं कि चाइना विकसित देश हो चाहे अमेरिका हो, इन्होंने अपने आर्थिक जड़ें तो मजबूत की साथ ही उन्होंने अपने जो हथियार थे उनको बनाने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी से पूर्ण करने के लिए हमेशा उसके प्रति कार्य करते रहे। तो हमें भी हमारे देश के लिए विकसित करने के लिए हमें अपने देश में हथियारों की टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए जो पूरे विश्व लेवल पर हो। और अगर हम बात करते हैं जैसे कि व्यापार, जिससे कि हमारे देश में धन की पूर्ति हो सकती है, तो हमें हमारे नागरिकों को इस तरीके से प्रोत्साहन व उन्हें समझाना चाहिए कि हमें मेड इन इंडिया अर्थात भारत में निर्मित सभी उत्पादों का अपने ही ऊपर सबसे पहले हमें उनका पालन करना चाहिए। उन्हें अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें उनका यूज करना चाहिए। हालांकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये किस ब्रांड का है, किस कंट्री से है, या मेड इन अमेरिका या इन जैसे ब्रांडों के लोग लाभान्वित ना होकर हमें अपने देश के जो हमारे उत्पाद हैं हमें उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पैसा है ये विदेश में नहीं जाएगा और हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो ही मजबूत होगी। और इसके तहत हमारे लोगों के सकल घरेलू उत्पाद, हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो भी बढ़ेगा और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। और जो हमारा विदेशों में जो हमारा निर्यात था वो भी बढ़ेगा और हमारे देश में जो आ रहे आयात, उसके तहत हम भारतीय ही उत्पाद को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही सही होगी। अगर हम पूर्णतः बात करें, जैसे अगर हम बात करें ज्ञान की शक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे कि हमें सबको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदलना पड़ेगा। कि हमें फिनलैंड जो दुनिया के सबसे अच्छे टॉपिस्ट में सबसे प्रथम स्थान में जिसने स्थान ग्रहण किया है कि दुनिया की जिसकी शिक्षा प्रणाली सबसे सहज व सरल व प्रभावपूर्ण है वो फिनलैंड है। तो हमें उससे सीखना चाहिए। और यहाँ तक कि फिनलैंड की जो शिक्षा प्रणाली है वो हूबहू एकदम गुरुकुल प्रणाली से मिलती जुलती है। तो हमें वहाँ पर भी विशेष कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के अक्सर हम देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं या विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो वो पढ़ाई से डरते हैं। उनके अंदर हमें ऐसी भावनाएं उत्पन्न करनी है कि वो शिक्षा के प्रति ललायत हो, ना कि वो शिक्षा से दूर भागें। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है और उन कार्यों को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बस सहज सरल बनाएं, आकर्षक बनाएं, मनोरंजन से युक्त करें, ताकि लोग इसको पढ़ते समय अपने आप को बोरियत महसूस न करें, वो पढ़ने में हमेशा मगन रहें। और हम जैसे हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक चीज़ को बहुत जोर तोड़ से उस पर काम करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लोगों को शिक्षित तो कर देती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो उनको परिपक्व नहीं करती। जैसे कि BA, MA और जैसे कई स्नातक व प्रास्नातक प्राप्त की अभ्यर्थी भी बेरोजगारी से जूझते हैं और रोजगार के लिए तरह तरह के संस्थाओं पर अप्लाई करते हुए देखने के लिए मिलते हैं और फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता। तो हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लाना चाहिए जो उन्हें शिक्षित के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत करे। जैसे कि हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में जैसे देशों में, विकसित देशों में, वहाँ पर बच्चों को शुरुआती दौर से ही कला की उनकी जो उनकी कला है, जो उनकी खूबी है, उन पर विशेष ध्यान किया जाता है। जैसे मैकेनिकल, कारपेंटरी,
ड्राइविंग, स्विमिंग, ऐसी तमाम सारी हमारे मतलब विकसित देशों में ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि लोग अपने आप में भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकें। और हम जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में विकसित के साथ साथ हमारे देश में क्या है, न्याय जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली कह सकते हैं कि उसमें भी लचीलापन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर व्यक्ति कई बार देखने को ऐसा मिलता है कि व्यक्ति अपराध कर चुका होता है, अपराध करने के बाद भी वो उनकी केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, जिसके तहत वो क्या करते हैं, समाज में रहते भी हैं और जब तक उनको सज़ा नहीं मिलती उससे पहले तक भी पेंडिंग में पड़े रहती है। वो केसों की वो करते रहते हैं, तारीख पे तारीख उनकी चलती रहती है, अपील बढ़ाते रहते हैं कि अभी इसमें और कुछ कमी है। तो इनके तहत जो अपराधी वास्तविक में होता है वो सज़ा लेने से मतलब उससे सज़ा नहीं दी जाती है, वो सज़ा उसको नहीं मिल पाती है और वो समाज में तरह तरह के गलत कामों को अंजाम देता रहता है। अगर हम देखें तो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था, जो न्याय प्रणाली है और जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ज़ोर तौर से सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर व्यक्ति की जो मांग है, उनकी न्याय चाहिए, उनको जल्द मिल सके। और हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब व्यक्ति का निर्माण हो। तो व्यक्ति के निर्माण के लिए हमें विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि व्यक्ति अपने आप में संस्कारी हो, कृतज्ञ हो, सत्यनिष्ठा से युक्त हो, वो काम करने के लिए हमेशा दलायित हो कि मुझे अपने देश राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो ऐसी भावनाएँ हमें बचपन ही में अपने विद्यालयों में जो उनके जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके तहत उनको बताना चाहिए ताकि वो अपने संस्कारों को जाने और अपने जो जीवन को है एक सही राह दे सकें। तो उसके लिए हमें अपनी शिक्षा नीति के साथ साथ हमारे अपने परिवेश उसको बदलने का बहुत ही ज़्यादा जरूरी कदम उठाने के जरूरी जैसे कि कदम उठाना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ जैसे बहुत से कई क्षेत्रों में देखते हैं कि लड़कियाँ काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि या सामाजिक दृष्टि के तहत वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, आगे पढ़ाई के लिए या आगे कुछ खेल या कह सकते हैं आगे कुछ उनकी ललक है कुछ करने का, तो तब भी नहीं कर पाते घर की तरह सामाजिक परिस्थितियों में। तो उन परिस्थिति को बदलने के लिए हमें वास्तव में कदम उठाने चाहिए और उनके माता पिता, अभिभावक और उनके समाज में वृद्ध लोगों को शिक्षित करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि जिस तरीके से पुरुष का मयूर मन होता है कुछ करने का, उसी तरह की स्त्री का भी मयूर मन होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस पर भी बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो देश के नए युवक हैं वो अधिक से अधिक संख्या में वेस्टर्न कल्चर अर्थात पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वो अपने फैशन के लिए जो भी जीन्स पैंट, अपने स्टाइलिश हेयर कट या फिर अपने बोलचाल के तरीकों में अधिकतर वो फॉरेन कल्चर लाना अधिक पसंद करते हैं। किंतु अगर हम देखें वास्तविक में तो हमारी जो भारतीय परंपरा है वो कई गुना टेक्नोलॉजी से हो अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो या फिर तर्क का अनुसार हो, तो वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व की सभी संस्कृतियों से बाहर कहने में कोई हिचक नहीं है। वो वास्तविक में प्रथम स्थान के लिए योग्यता रखती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जापान में हाल ही में भारतीय संस्कृति के एक नियम पर उन्होंने रिसर्च की कि भारतीय संस्कृति में उपवास रखने का एक प्रावधान किया गया है और इसके उस पर उन्होंने रिसर्च की कि हर व्यक्ति को एक दिन उपवास रखना चाहिए हफ्ते में। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से ही लिखा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति चाहे नृत्य कला हो, गायन पद्धति हो या फिर बोलचाल की सभी भाषाएँ हों या फिर हमारे देश के सभी पकवान हों या फिर लोगों का व्यवहार है, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक व लोगों को प्रभावशाली करने योग्य है और उससे बहुत से फायदे हैं। पूरे मानव समाज को हम एक सही राह पर ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा देश कहता भी है वसुधैव कुटुम्बकम, एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक संसार, एक दुनिया, जैसे बहुत सी सिद्धांतों को देने के लिए हमारा देश अग्रणी रहा है
और अगर हम देखें तो हमें आज की आधुनिक युग में आधुनिकता और टेक्नोलॉजी की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत से देशों से पीछे रह जाएंगे, चाहे वो हथियारिक दृष्टि से हो या फिर चिकित्सा की दृष्टि से हो या फिर पढ़ाई की दृष्टि से हो। तमाम सारी दृष्टियों को लेकर हम देखते हैं तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आज विश्व में चरम विश्व की दृष्टि में जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, तो सभी देशों को साथ रहकर हमें भी उनके साथ रहते हुए भी हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत करना चाहिए। तो उस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए क्या होता है कि हमें अपने लोगों को, जो हमारे देश के लोग बहुत ही ललायत हैं कि हमें टेक्नोलॉजी और नए नए विचार, नए आइडियाज़, नए उपकरण का निर्माण करना है, तो उनके लिए ऐसा हम समझते हैं कि ऐसे हमारी दृष्टिकोण है कि हमें उनके लिए एक टेलीविज़न पर कोई शो जैसे टेक्नोलॉजी शो या कोई और नाम करके चलाने का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, मंडल स्तरीय जब प्रतियोगिताएँ होती हैं तो बच्चे उन क्रियाकलापों से सीखते हैं, आप लोगों को बताते हैं, लेकिन वो एक मतलब कह सकते हैं ट्रेंडिंग में नहीं आता है, ट्रेंड में कि जिस तरीके से भी गाना आता है तो वो ट्रेंड में आ जाता है, तो इस तरीके से वो पहल नहीं आती। उस पहल को लाने के लिए हमें भी जैसे इंडिया आइडल करके एक चैनल है जहाँ पर देखते हैं कि वो होता है संगीत और नृत्य कलाओं के प्रदर्शन होते हैं, तो हमें उन सबको करने के लिए हमें भी अपने टेलीविज़नों पर ऐसी सोच चलानी चाहिए जिससे कि हर बच्चे के अभिभावक की प्रेरित हो कि हमें भी टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों को कृतज्ञ करना चाहिए उन्हें, ताकि उनके अभिभावक भी उन्हें प्रेरित कर सकें कि आप भी आगे चल के कुछ काम करें तो टेक्नोलॉजी करें। उसके पहले एक बहुत अच्छा काम होगा कि हम देखते हैं कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी के लिए कार्य होगा, और हम जब आगे देखते हैं तो पूरी सभी दृष्टियों के साथ में देखते हुए हम एक दृष्टि पर भी काम करेंगे कि विश्व में जो खेल जो भी होते हैं उन पर भी विशेष कार्य करें कि भारतीय खेल है, जैसे कि हम कहें हॉकी की जो मनोदशा है इसके हम देखते हैं यहाँ पर जो भारतीय खेल हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा कहा जाए तो एक किस्म से ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो हॉकी है, हॉकी के जो महान प्लेयर जैसे रहे मेजर ध्यानचंद जी, उनके बाद अगर अब उनकी बाद अगर कोई किसी हॉकी के महान प्लेयर का नाम लिया जाए तो बच्चों को अक्सर ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो लहर वो पहल कहा जाए पसंद से धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ती जा रही है। भारतीय जैसे एक विशालकाय देश में जहाँ पर इतने युवाओं की संख्या है, वहाँ पर सिर्फ एक ही खेल को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त है, जैसे कि कहा जाए क्रिकेट। पूरे भारत में क्रिकेट की लहर चल रही है। लोग और ओलंपिक खेल, भारतीय जो खेल जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन जैसे तमाम सारे खेलों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते, जिसकी वजह से एक ही खेल रहता है और बहुत से लोगों की ये चाह रहती है कि हम इसमें खेलें। लेकिन अगर हम उनके सामने ऑप्शन खोल के रख दें कि भारत में इतने ओलंपिक खेलों को कराया जाता है या विश्व स्तर पर भी कराया जाता है, तो उनके मन में ये लालसा उत्पन्न होगी कि हम भी इन खेलों के लिए अप्लाई करें। तो हमें लगता है कि हमें पूरे जितने भी लोग हैं सबको शिक्षिता देनी चाहिए खेलों के मैदान में, और खेलते वैसे स्वास्थ्य को ही मजबूत बना के रखते हैं, मानसिक तनाव को कम करते हैं और मस्तिष्क को भी मजबूत बना के रखते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आगे जो अपने वाक्यांश रखते जाता हूँ, तो उसमें मैं बताना चाहूँ भाषा किस तरीके से भारत में एक भाषा की लोगों को किस तरीके से समस्या झेलनी पड़ती है। अगर हम देखें जैसे राष्ट्रीय भाषाओं में भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, किंतु अगर हम देखें वास्तविक में क्या है भारत में, तो भारत के हम नॉर्थ इंडिया से लेकर अगर हम साउथ में जाएँ या फिर हम पूर्वांचल पश्चिम में जाएँ, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्थानीय भाषा के साथ साथ एक भाषा का बहुत तेज़ी से प्रचलन होते जा रहा है। चाहे किसी भी कागजी दस्तावेज हो, गवर्नमेंट दस्तावेज हो, तो हम उसमें देखते हैं कि व्यक्ति इंग्लिश का बोलबाला रहता है। आम नागरिक, आम जनता, एक क्षेत्रीय व्यक्ति, यहाँ तक कि अच्छे से हिंदी नहीं जहाँ जान पा रहा होता है, वहाँ उसे इंग्लिश में अपने लिफाफे देखने को मिलते, तो वो ना के बराबर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारत में यही स्थिति है कि वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक रोगी, एक बीमार व्यक्ति अपनी जांच कराता है, जहाँ जांच कराने के बाद उसे मेडिकल रिपोर्ट दी जाती है तो वो पूर्णतः इंग्लिश में होती है। वहाँ तक कि उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मुझे कौन सा रोग है,
मुझ में क्या कमी है, किस विटामिन, किस प्रोटीन, किन किन चीज़ों की कमी है, उसे पता ही नहीं रहता। वो सिर्फ एक भरोसे पर है कि डॉक्टर साहब हमें जो बता रहे हैं वो हमें सही बता रहे हैं, किंतु अगर हम वास्तव में देखें तो जो रोग होता है उसे कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि कई बार देखने को ऐसे भी केसेस आए हैं कि वहाँ पे डॉक्टर भी इंग्लिश ही में बात करते हैं, वो सहजता और सरलता से बात भी नहीं करते, और वो उनसे सहमति ले लेते हैं कि आपके ऑपरेशन करनी है, आपका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के दस्तावेजों में ये लिखा रहता है कि आपकी जान ली जा सकती है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, किंतु वो अंग्रेजी में लिखा रहता है और आम आदमी उसको नहीं जान पाता, वो कई बार साइन भी कर देता है और उसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट, भारतीय या कैसे MBBS की जो पढ़ाई नीट या जी, इन सब पढ़ाइयों को हमें हिंदी या स्थानीय भाषाओं में भी रूपांतरित करना चाहिए, जिससे कि हर नागरिक को समझ में आए। अगर हम अगर हम विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस जैसे देशों को देखें तो वहाँ पर ये कानूनी रूप से ये बात है कि हर एक डॉक्टर की ये फर्ज बनता है कि वो नागरिक को या आम जनता या रोगी को समझाए कि उसे रोग क्या है। जब तक उसे पूर्णतः और सरलता से नहीं समझाएगा तब तक उसका पूरा काम नहीं माना जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और कई बार हम देखते हैं जैसे कि जज जो भारत में जैसे देखते हैं कि वकील जब केस लड़ते हैं तो वो हमारा जो भारतीय संविधान उसे भी इंग्लिश में बोलते जाते हैं, पूरा केस इंग्लिश में लड़ लिया जाता है। यहाँ तक कि जो नागरिक है जिसका केस लड़ा जा रहा है उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे बारे में क्या बात होती है। वो बाद में पता चलता है कि उसकी पेशी या तारीख पे तारीख बढ़ती रहती है, वो कई बार अपने समय के साथ साथ पैसों का भी हनन करता है। तो हमें हिंदी या फिर स्थानीय भाषाओं में भी ये सभी चीज़ों को उपलब्ध कराना चाहिए। और अगर हम देखें जैसे कि भारत की न्याय व्यवस्था, उसमें भी लचीलापन से कठोरपन, जो व्यक्ति जिस भाषा में माने उसे उस भाषा में बताना चाहिए, क्योंकि ये देश जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना या उससे विपरीत अगर कोई कठोर होगा तो उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। विनम्र को विनम्रता की तरह, जो कठोर है, जो राक्षस प्रवृत्ति, दैत्य प्रवृत्ति का, उसे दैत्य प्रवृत्ति की सजा द्वारा उसे समझाया जाए। कई बार हम केस देखते हैं कि हमारे जो भारत की जो महिलाएँ हैं, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन हम वास्तविक में देखते हैं तो हमारे देश में कई केस होते हैं, कई जगह रेप होते हैं। कई बार तो इतनी दरिद्रता से रेप किया जाता है कि उसको सोचने से रूह कांप जाती है। तो उन जैसे अपराधियों को मेरा निवेदन है कि आप उन पर बहुत ही कठोरता से उनका प्रदर्शन किया जाए। अंत में मैं अपनी पूरी बात उसका पूरा सारांश कहना चाहूँगा कि हम सबका भी मन यही है, हम सब विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, हम सब भी चाहते हैं कि हम पहले पढ़ते थे कि हमारा देश एक विकासशील देश है, तो हम पढ़ते पढ़ते ये हमेशा सोचते थे कब हमारा देश विकसित भारत बने। तो हमें पूर्णतः हम पूरे युवा जितने भी हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं, पूरे भारत के सभी नागरिक इस पहल को इस संकल्प को अपने ऊपर मतलब अपनी संकल्प को अपनी पहल मानते हुए हमें सोचते हैं कि हम भी जिस समय जैसे आज कहते हैं 2025 में और आज से 100 वर्ष पूर्व सन 1925 में जिस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी मेहनत करते जा रहे थे राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए, वही मेहनत हम सभी करेंगे इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए। धन्यवाद।